नमस्कार, बिग फाइट लाइव पर आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार। हमारे देश की खासियत है, यहाँ हर त्योहार को मज़े से एंजॉय किया जाता है। होली आने वाली है, लेकिन अभी से रंग बिखरने लगे हैं। भारत में चुनावों को लेकर भी त्योहार से कम नहीं समझा जाता। ऐसे में नेता भी चुनावी रंग ढंग में परवान पर है। रोजाना की रैलियों के बीच अब दल बदल के रेले का शोर सुनाई पड़ता है। कोई बागी बनता है तो कोई नया नाता जोड़ता है। सबकी कोशिश होती है कि टिकट मिल जाए तो बात बन जाए। आज बिग फाइट लाइव में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ खास पैनल है। हमारे साथ बीजेपी नेता पंकज जोशी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बसपा से सुरेंद्र लांबा जी है। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी होंगे। आपको बता दें कि आज बिग फाइट लाइव में हमारा सवाल है, क्या मौका परस्त राजनीति का भला कर सकते हैं? आप अपनी राय firstindianews.com के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर रख सकते हैं। तो आज सवाल यह है कि मौका परस्त क्या राजनीति का भला कर सकते हैं? कांग्रेस से कुछ देर में गिरिराज गर्ग हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल मेरा दरअसल उनसे बनता है, लेकिन फिलहाल मैं ओम सैनी जी आपका रुख करूंगा। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या संभव है मौका परस्ती के साथ, जो मौका परस्त हैं वो राजनीति में आए, दल बदलें और फिर दूसरी पार्टी का भला कर जाएं? देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं कि जैसे भंवरलाल जी साहब की चर्चा से सारी बातें फिर से हम लोग कर रहे हैं। ये सन 65 में राजनीति में सक्रिय हुए और सरपंच से प्रधान बने। उसके बाद में ये पहले लोक दल में गए, फिर जनता दल में गए, फिर जनता दल से जनता दल दिग्विजय में आए। कांग्रेस से प्रारंभ किया था इन्होंने जी। और भैरव सिंह जी की सरकार बनाने में इनका बड़ा ज़बरदस्त योगदान था। उसके बाद में भैरव सिंह जी की सरकार को अपदस्थ करने की इन्होंने चेष्टा की, वो नहीं कर पाए। उसके बाद में निकले तो फिर इधर कांग्रेस की तरफ आ गए और कांग्रेस में आने के बाद में जब ये राजनीति से थक चुके तो चाहते हैं कि इनका बेटा वो जगह हासिल करे। तो एक धृतराष्ट्र जैसा सीन बन रहा है पूरे देश के अंदर जी कि हर राजनेता अपने बेटे को, अपनी पुत्रवधू को, अपनी बेटी को अपना वो सौंपना चाहता है और जनता भी शायद इसको बर्दाश्त करती है। लेकिन ये मौका परस्ती इस बार चलेगी या नहीं चलेगी, ये ज़रा सवाल है जिसका कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि राजनीतिक दलों के पास में उनके अपने जन संगठन समाप्त हो गए। लोगों को अपनी पहचान उनकी जाति के माध्यम से होती है कि कौन सी जाति सबसे बड़ी है, ताकतवर है और कौन किसका नेता है। जैसे भंवरलाल जी शर्मा है, वो अपने आप को ब्राह्मणों के नेता बना करके स्थापित कर रहे हैं और सचमुच में ये दिखाया भी उन्होंने कि पंकज जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इन दिनों बीजेपी का हाजमा काफ़ी मजबूत है। इस तरह के जो भी बागी आ रहे हैं, खासतौर पे बीजेपी उनका स्वागत कर रही है। पंकज जी, आपका कमेंट। नहीं, देखिए, दो चीज़ें बड़ी साफ सी हैं। कुछ लोग तो जो है, देखिए, जिस पार्टी के अंदर वो रह रहे हैं, बहुत टाइम से जो पार्टी चल रही है, उस पार्टी में उनकी जो है बातें सुनी नहीं जा रही हैं। और जहाँ तक, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यदि जनता में वो जीत के आ रहा है और उसका यदि वहाँ पर अच्छा कद है तो देखिए उसको टिकट मांगने का हक है। और अभी जैसा कि भंवरलाल जी ने कहा कि भाई आप लेट हो चुके हैं या बहुत देर हो चुके हैं, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उनके मन में पीड़ा हो सकती है इस चीज़ की। मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि क्या उनकी मजबूरियाँ रही उस पार्टी में, क्या उनका वो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी, बीजेपी मरहम लगाती है दर्द पर। नहीं, देखिए, मरहम नहीं लगाती। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सीधी सी चीज़ है कि कोई आदमी वहाँ से जी सकता है और यदि उसका वहाँ पर प्रतिनिधित्व अच्छा है तो निश्चित रूप से देखिए पार्टियां जो है, और हमारी विचारधारा से यदि वो अपनाता है, उसको आता है, तो क्योंकि एक आदमी ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आदमी आकर के उस पार्टी की विचारधारा को परिवर्तन कर देगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है उस पार्टी की विचारधारा के होंगे और वो आदमी आकर के कहता है कि सर मेरी विचारधारा वहाँ से मेल नहीं खाती है, मैं वहाँ पर ठीक नहीं रह पाता हूँ। आज आने वाले देश के लिए अच्छी विचारधारा है, एक सरकार अच्छी दे सकते हैं और वो आना चाहता है, तो लोकतंत्र में देखिए किसी को मना नहीं किया सकता, किसी के लिए द्वार बंद नहीं किया जा सकते। दलीय अनुशासन का कोई सिलसिला है नहीं शायद। नहीं, दरअसल मैं बिल्कुल पंकज जी से यही समझने की कोशिश कर रहा था कि बीजेपी एक घर है, अब क्या इसको समझा जाए धर्मशाला बन गई है? नहीं, देखिए, धर्मशाला नहीं कह सकते। देखिए, घर है, लेकिन देखिए लोकतंत्र में देखिए सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई मैं आपकी विचारधारा ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपकी पार्टी के। आप ये देखिए, घर होता है, उसका अनुशासन होता है, उसके सदस्य होते हैं। एक धर्मशाला होता है, उसमें कोई भी आए, कोई भी चले जाए। नहीं, देखिए, घर में भी जब होता है ना, तो घर में भी कोई ना कोई बाहर का आदमी, यदि कोई नया आदमी आता है या नई कोई चीज़ को लेके आते हैं, तो ये तो मना नहीं कर सकते कि नहीं हम आपको नहीं रखेंगे या आपकी विचारधारा नहीं है। लेकिन हमने कहा ना भाई हमारी विचारधारा ये है, आपकी विचारधारा मेल खाती हो तो आप आए, आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती है तो आप नहीं आए।
तो ये जो चीज़ें, और दूसरी चीज़ बहुत साफ सी है कि भाई आप आ रहे हैं तो ये कोई चीज़ का कोई हमने कोई कमिट तो किया नहीं कि भाई आपको जो वहाँ से चीज़ नहीं मिली वो यहाँ दे देंगे, ऐसी कोई चीज़ तो कभी की नहीं। लेकिन रोटी का रिश्ता जैसा हो गया है मतलब। नहीं देखिए, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आना और जाना जो है, देखिए अपनी अपनी विचारधारा है, जो लोगों की क्रेडिबिलिटी है वो आदमी बहुत टाइम तक रहते हैं, वो लोग जुड़े रहते हैं। अश्विनी, सब कितनी चीज़ें हैं। आश्चर्यजनक बात है कि एक प्रतिबद्ध पार्टी के स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं जहाँ अनुशासन को बड़ा महत्व दिया जाता है, पार्टी विद डिफरेंस की बात होती है। वो बदले हुए चेहरे के साथ, बदले हुए माहौल के साथ में कह रहे हैं पंकज जी कहेंगे आजकल हम बात नहीं करते, मीडिया वाले ये बात करते। सुरेंद्र जी मैं आप पे आऊँगा, आपका तो कटु अनुभव है, पूरा का पूरा घर उजड़ गया था। अश्विनी जी, आज जिस मैटर पे हम चर्चा कर रहे हैं ये दरअसल बीजेपी और कांग्रेस का मैटर है, क्योंकि एक कांग्रेस के हम तो सियासत की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बसपा को नहीं मैं छोड़ेंगे, वहीं आ राजनीतिक रहा हूँ। पार्टी। ये लोग ये अच्छी तरीके से बता सकते हैं इसको तो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज हम भंवरलाल जी की चर्चा कर रहे हैं या किसी और नेता की चर्चा करते हैं तो वो किसी पार्टी में आना जाना, एक प्रजातांत्रिक देश है, हर आदमी की अपनी एक विचारधारा है, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि अगर किसी आदमी की टिकट काटी जाती है तो वो पार्टी छोड़ के जा रहा है, ये बात गलत है। वो किस चीज़ से पीड़ित है वो तो खुद ज़्यादा या उनकी पार्टी के लोग बता सकते हैं। और जहाँ तक हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लोग तो जहाँ तक मेरा मानना है कि बीजेपी के लोग तो इस पर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जिनको आज इस प्रदेश की जो मुख्य है, जो राजस्थान प्रदेश की जो सुप्रीमो है वसुंधरा राजे जी, वो खुद चुनाव से 6 महीने पहले पूरा राजस्थान प्रदेश के लोग जानते हैं कि उन्होंने खुला ऐलान कर दिया था कि बीजेपी अगर राजस्थान की कमान उन्हें नहीं देती है तो बीजेपी को नकार देगी। और उन्होंने काफ़ी एमएलएज के राजस्थान में इस्तीफे भी दिलवा दिए थे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय की क्या हालात हो गई थी राजस्थान के लोग अच्छे जानते हैं। पंकज जी इस बात को तो स्वीकार कर ही चुके हैं कि अगर मनमुटाव हो, अगर मर्जी नहीं मानी जाए तो फिर अपनी मर्जी चलाने का रास्ता है। येदियुरप्पा हमारे सामने मिसाल थे, क्यों पंकज जी? नहीं देखिए, मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में किसी कोई आदमी आता है या किसी आदमी की बात नहीं मानी जाती है तो ये वो उसकी पर्सनल चॉइस है। कोई पार्टी का कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप उस पार्टी में आप रहेंगे या आपने कोई बॉन्ड भर दिया है कि नहीं साहब मैं तो इसके बाद बीजेपी के संविधान में ऐसा है प्रावधान? नहीं देखिए, कहीं किसी के संविधान में नहीं है, लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के संविधान में नहीं है। यदि किसी पार्टी संविधान में ऐसा है कि नहीं कोई बॉन्ड भरा हुआ है तो मुझे बताएंगे साहब किसी कौन सी पार्टी ऐसी कहती है कि हमारे यहाँ बॉन्ड भरा हुआ है। चलिए इस पर चर्चा करूंगा। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक LC जैन साहब जयपुर से जुड़ चुके हैं। जी जैन साहब बताएं। कुमार जी नमस्कार। जो है मैं इस मामले में कह रहा हूँ कि ये जो दल बदल का मामला है या एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना है, ये पार्टी वाले जो है अपने आप को मेंबर को या अपने कार्यकर्ता को जो है जड़ खरीद गुलाम समझते हैं क्या? कि जो है खरीद लिया हमने जो है, अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं उनके ऊपर। अच्छा, जहाँ तक इनकी कार्यशैली का सवाल है, मैंने सचिन पायलट साहब को खुद को देखा है कि किसी रीजनल काम के लिए मैं इनके पास, अजमेर के पास इनके कार्यकर्ता को लेके गया। पहली बात तो ये जवाब ही नहीं देते हैं किसी काम का, और फिर जाकर के इनसे मिला तो कहते हैं हाँ मैं मेरे आपके सामने बोले क्या काम है। इस तरह से ना ये वो कार्यकर्ता जो इतना उन्होंने इसे यहाँ तक पहुँचाया, इस आदमी ने यह इतना उन्हें डिस्कार्ड किया। इसके उन्हें पर इनके फादर को लीजिएगा, दौसा के अंदर जब ये थे राजेश पायलट साहब, दिल्ली के अंदर उन्होंने अलग सील खोल रखा था 200 वालों के लिए जी कि 200 वाला कोई भी आएगा। जैन साहब जो बता रहे हैं, आम आदमी का और कार्यकर्ता का दर्द एक सा है कि काम नहीं होता, सुनवाई नहीं होती तो इधर बदलते। उनसे नीचे क्या सिर्फ यही कारण है या फिर सत्ता की लालसा होती है? नहीं, सत्ता की लालसा है निश्चित रूप से। देखिए राजनीति में कोई भी ताली बजाने नहीं आता है, सब कोई कुर्सी चाहते हैं, सब कोई सत्ता चाहते हैं। तो भंवरलाल जी शर्मा का भी सिलसिला ऐसा ही है और ऐसे लोगों का सब सिलसिला। देखिए लांबा जी बैठे हैं, इनके 4 लोग खट से मंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। अब वो वहाँ से पार्टी जब समाप्त होने की स्थिति में नजर आने लगी तो सब निकल करके इनके वापस चले गए इनके पास में। तो ये लोग सब कहेंगे प्रजातांत्रिक तरीका है, ना इत्तेफाकी है तो हमारे पास आ गए, ना इत्तेफाकी अगर थी तो उधर निकल करके चले गए। तो ये अपॉर्चुनिज्म है, ये अवसरवाद है। ये कोई सैद्धांतिक रूप से ऐसी बात को स्वीकार किया नहीं जा सकता और ये इस देश के प्रजातंत्र के लिए बड़ी घातक स्थिति है। इसको बढ़ावा दे रहे हैं जितने भी दल, चाहे वो बीजेपी दे रही हो, चाहे ये बीएसपी दे रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी या लालू वाली पार्टी, कोई भी पार्टी। तो ये सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको त्यागपत्र देना है तो पहले से जब बेहतर स्थिति में थे तब दिया होता, या कारण ये ना रहा होता कि मेरे पुत्र को टिकट नहीं दिया इसलिए वो वर्ण व्यवस्था। शर्मा की ये एक मिसाल है, लेकिन चर्चाओं में और भी कई नेता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर भी बात होगी।
पार्टी में उसके कामों की उपेक्षाएं करके पार्टी अगर किसी और को आगे कर दे और ऐसी परिस्थिति में अगर वो पार्टी छोड़ता है तो वो मौका परस्त नहीं है। मैं समझता हूँ पार्टी मौका परस्त है जो काम करने वाले लोगों को मौका नहीं देती है और यही स्थिति बागियों को पैदा करती है। इस समय हमारी एक ही पॉलिसी है, एक ही नीति है, जो जिताऊ प्रत्याशी होगा, जिसको जनता वहां जिता सकती है, जिसको हमारा कार्यकर्ता जिता सकता है, उसको हम टिकट देंगे। देखिए कई बार महत्वाकांक्षा बहुत अधिक होती है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। महत्वाकांक्षा कई बार आगे बढ़ जाती है तो उस समय देखिए पार्टी ने जो तय किया, संगठन ने जो तय किया उसको हमने टिकट दिया। फिर चुनाव उसी को लड़ना चाहिए जिसको संगठन ने टिकट दिया। यदि बाई चांस किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला तो उसको अगली बार का इंतजार करना चाहिए, ना कि बागी होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। यह पार्टी संगठन में एक अनुशासन होना चाहिए। देखिए टिकट का मापदंड कोई एक नहीं होता, कार्यकर्ताओं की राय मापदंड होती है, हमारा जो सर्वे होता है वो एक मापदंड होता है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो सर्वे कराता है वो तीसरा मापदंड होता है। इन सबको कोरिलेट करके प्रत्याशी का चयन होता है, कोई एक व्यक्ति चयन नहीं करता। और बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल था कि क्या मौका परस्त राजनीति का भला कर सकते हैं। अपनी राय आप firstindianews.com हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय रख सकते हैं। आज पंकज जी मैं आपके पास आऊँगा। अशोक परनामी बोल रहे थे, उनका कहना था कि हमारा सीधा मापदंड है कि जिताऊ उम्मीदवार हो तो हम टिकट दे देंगे। क्या सिर्फ बीजेपी का यही एक मापदंड है और इस आधार पर किसी को भी टिकट मिल जाएगी? नहीं, देखिए उन्होंने दो चीज़ें बहुत साफ सी कही, अध्यक्ष ने दो चीज़ें बहुत साफ सी कही कि पहला जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए जो कार्यकर्ता वहां से जिता के ला सके। इसका मतलब ये है कि कार्यकर्ता जिस लोगों को वहां चाहता है, कार्यकर्ता जिन लोगों को चाहते हैं, जिसकी पैठ वहां पर हो कार्यकर्ताओं में, उस आदमी को टिकट दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए अभी जब हमने रायशुमारी की थी तो भी यही बात की थी कि भाई जो कार्यकर्ता जिसको चाहते हैं उसकी रायशुमारी में जिसका नाम आएगा, जहाँ सर्वसम्मति बनेगी, उसको हम टिकट देंगे। जी सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊँगा। राजेंद्र गुढ़ा ने 2 तारीख को मेरे ख्याल से बसपा फिर से ज्वाइन कर ली, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कुछ? अश्विनी जी मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है 1984 में जो सभी बागियों का स्वागत करती है। बिल्कुल मेरी बात सुनिए आप 1984 में साहब कांसीराम जी ने पार्टी बनाई। उसके बाद अपवाद की मैं कह नहीं सकता, नहीं हिस्ट्री पे नहीं जाना, ये नहीं, थोड़ा सा आपकी पार्टी का कैंपेन है, मैं उसकी नहीं जिक्र कर रहा। मुझे ये बता दीजिए गुढ़ा क्यों आए वापस? समाज पार्टी ने आम आदमी को, इस देश के जो कॉमन पर्सन है उसको एक बहुत बड़ा नेता बनाया है। जहां बीजेपी और कांग्रेस से जो विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य होते हैं वो करोड़ों रुपए में टिकटें बेचते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक अपने गरीब कार्यकर्ता को, बहुजन समाज पार्टी एक गरीब कार्यकर्ता जिसके पास नॉमिनेशन भरने का पैसा नहीं होता है, उसको कार्यकर्ता उसके फोरम के पैसे कलेक्ट करके मेरा सवाल अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्या राजेंद्र गुढ़ा गरीब है? देखिए गुड्डा जी जब बसपा में आए उससे पहले किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दिया, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने उनको चुनाव जिताया। हम लोग सब राजस्थान ने देखा। अभी की बात बताइए कि गुड्डा बगावत करे फिर वापस कैसे लौटाए? नहीं मैं यही तो आ रहा हूँ भी। गुड्डा जी को बहुजन समाज पार्टी में आने से पहले किसी राजनीतिक पार्टी में थे नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दी, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिताया और चुनाव जीतने के बाद वो लोग छोड़ के गए, कांग्रेस में गए, कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ गेम किया और जहां तक उनको विश्वास दिलाया उनको वो नहीं मिला होगा। तो हम कहीं फॉल्ट नहीं है, हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको चुनाव जिताया। आज कहीं उनको अपनी गलती का रियलाइज है और वो बहुजन समाज पार्टी में आना चाहते हैं। तो कांग्रेस अगर किसी को, मैं मानता हूं कि बाकी के जो 5 नेता है अगर उनके साथ भी रसवाई होती है कांग्रेस में तो आप स्वागत करेंगे उनका? राजकुमार शर्मा को टिकट दे देंगे लोकसभा का? उन्होंने कोई गलती की है और लोकसभा का टिकट झुंझुनू से राजकुमार शर्मा को मिल जाएगा? मैं टिकट की बात नहीं कर रहे, हमारा कोई टिकट के आधार पे समझौता नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा घर था, हमें इस चीज की गलती, गुड्डा जी ने कहा कि हमें इस चीज का एहसास है, ये हमारा घर है, हमने कोई टिकट के लिए उनको नहीं कहा सुबह का बोला शाम को घर लौटाएगा। ओम जी क्या मानते हैं जो दलील ऐसा लग रहा है सुरेंद्र जी ने, क्या ये संभव है? सुरेंद्र जी जो बोल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है जैसे इनका कोई राहत केंद्र है जहाँ पीड़ित लोग आए और अपनी व्यथा गाथा सुनाएं और उसके बाद में लोग पुनः उनको स्वीकार कर रहे हैं। मैंने कहा कि वो लोग कभी किसी राजनीतिक पार्टी में रहे नहीं। राजनीतिक
वो देखिए फिर इतिहास की बात हो जाएगी। मैं अगर खोद करके बताऊंगा कि गुड्डा जी कहाँ से, उनके पिताजी कहाँ थे, उनके पिताजी हाँ, किसके तो फिर काम वो थे, छोड़िए, वो वो एक अलग इसलिए अलग वो मैटर छोड़ है। दीजिए कि सुरेंद्र जी राजनीति को शायद बताना पड़ेगा कि कल्याण सिंह कैसे मुख्यमंत्री पद से गए, कैसे बसपा एक दिन के लिए जगदम्बिका पाल को यूपी में मुख्यमंत्री बनाती है। नहीं, बसपा ने नहीं बनाया था। आप बसपा ने कभी नहीं बनाया था, नो डाउट। बसपा इतिहास- का नहीं चलिए, नहीं, मेरी तो BS जो मेरा इतिहास है कमजोर है, ओम जी बता देंगे कि क्या हुआ था, कैसे कल्याण सिंह बाहर गए और कैसे जगदम्बिका पाल एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। ये आपको कुछ ख्याल है या नहीं कि किस तरीके से? नहीं, इन्होंने तो काफी कुछ बदला है। ये जूती मारो चार बात भी बोली थी, लेकिन वो सारा सब कुछ कभी कोई नहीं बोला ऑथेंटिक क्या? प्रूफ नहीं है। बिल्कुल बहुजन नहीं, समाज ये पार्टी तो authentic- हमेशा सर्व समाज की पार्टी रही है। ये बीजेपी, कांग्रेस, RSS के लोगों की चाल थी। देखिए, मान्यवर तीन साहब समाज कांशीराम और सर्व जी, पार्टी की उनका- पार्टी रही, तीन- बीजेपी कांग्रेस सबके साथ रही। यूं नहीं, तीन बीजेपी वर्णों कांग्रेस की आम- चर्चा करते हुए जूती मारने की बात नहीं, इनकी साहब पार्टी ने बड़ी कांशीराम जी प्रचारित कहते की। थे कि जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। जो दलित पिछड़ी जातियां हमेशा से पीड़ित चलिए, रही, इस पर जिनके मैं साथ बात सदियों करूंगा। से सुरेंद्र जी आपके अन्याय, पास लौटूंगा। अत्याचार, उन लोगों की एक बात कॉलर हमारे करने साथ वाले नागौर से जुड़े हैं, कांशीराम राकेश सोनी जी। जी राकेश जी बताइए। हाँ सर, मैं प्रभाकर से बोल रहा हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। जी और हमारे यहाँ से चेयरमैन जो थे वो पहले निर्दलीय जीते हैं, बीजेपी की थे वो, जी और उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली वापस। जी और हमने हमारे मार्केट के लिए कुछ गाड़े लगाने के लिए हमारे MLA से जब हमने बात की मान सिंह जी से, तो उन्होंने काम का मना करते हुए ये कहा कि वो निर्दलीय हैं, जबकि वो बीजेपी सम्मिलित हो चुके हैं। तो ऐसे मौके पर लोगों को वापस बीजेपी में क्यों सम्मिलित किया उन लोगों ने? पंकज जी सवाल का बेहतर जवाब दे पाएंगे। शुक्रिया राकेश जी। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? लोगों का दर्द तो है, टीस तो है। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ ये कोई नया बात नहीं है। देखिए, पार्टी में से कई बार आदमी नाराज होता है, कई बार आदमी छोड़ करके पार्टी में चला जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी में जाने के बाद यदि उस पार्टी में आता है तो एक लेने की बात में कहीं ना कहीं आता है कि भाई वो पार्टी आज उसमें चला गया, दोबारा यहाँ पर आ गया। लेकिन पार्टी में से यदि वो कहीं बाहर गया है, निर्दलीय लड़ा है और उसके बाद में वापस आता है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई चीज़ ऐसी नहीं है। क्योंकि देखिए, वो इस चीज़ को बताता है कि मैं जो है पार्टी के साथ साथ मेरी वहाँ पर जो है पैठ थी, और मैं जो है पार्टी ने कहीं ना कहीं टिकट देने में जो वहाँ की राय आई, उस राय में कहीं ना कहीं भिन्नता थी, और मैं निर्दलीय जीता हूँ। और उसकी जो राय है, अटल जी का संसद के बाहर धरना आपको याद होगा दल बदल कानून को लेकर। नहीं देखिए, दल बदल में कानून किया ये दल बदल नहीं था। निर्दलीय जो हमारा प्रत्याशी था, हमारा ही प्रत्याशी था, हमारी बीजेपी पार्टी का था। बात कर रहा हूँ मैं तो अभी जो तस्वीर देख रहा हूँ, सब लोग बीजेपी को चुंबक समझ के चिपके जा रहे हैं, चिपके जा रहे हैं। देखिए, वो तो मैंने आपको सर्वप्रथम पहले ही कह दिया कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज की डेट के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी का पूरा कैंपेन चल रहा है, मोदी जी जिस तरह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आ रही है, तो सब लोगों को लग रहा है कि भाई बेसिकली देखिए जो है पार्टी में सबसे बड़ा दल आएगा, हम लोगों को कहीं ना कहीं भागीदारी होगी। और जिस मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन मुद्दों से भी हो सकता है वो लोग प्रभावित हो। तो इस कारण से पंकज जी जो बात का जिक्र कर रहे हैं, 2004 में भी मुझे ख्याल आता है, नजमा अहमदुल्ला, कई लोग ऐसे थे बीजेपी में शामिल हुए, सबको उम्मीद थी शाइनिंग इंडिया का जो नारा है वो काम करेगा। लेकिन क्या पंकज जी की जो उम्मीद है कहीं इस बार तो धाराशायी नहीं होगी? अश्विनी जी, एक बात है कि ये चाल चरित्र और चेहरा बदलने वाली पार्टी रही। ये इन्होंने पिछले NDA में ये सब घोषणा करके सारा मूवमेंट चलाया, लेकिन इस बार ये मिशन यहाँ पर 25 और उधर 272 का जो आंकड़ा है उसको हासिल करने के लिए जैसे कंप्रोमाइजिंग दिख रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और उसकी बड़ा खुलकर के ये लोग वकालत कर रहे हैं, जो अपनी प्रतिबद्धता, अपने विचारधारा, अपने उन सब बातों को दोहराते थे, अब सारी चीज़ें भूल करके एकमात्र बात रह गई है कि मोदी जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिनको पार्टी ने डिसाइड किया। तो मेरा सवाल दूसरा है कि क्या जो पंकज जी कह रहे हैं कि मोदी जी की तस्वीर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए इनका जो बीजेपी का ख्वाब है, वो ऐसा ही ख्वाब देखा गया था अटल जी को फिर से 2004 में जब प्रधानमंत्री बनने के सपने की बात आई थी। तो मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त भी कई नेता ऐसे थे, पूरे देश में होड़ मची थी। देखिए, वो होड़ का सिलसिला तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन अटल जी की शख्सियत और उनका जो दिखना था वो इतना खूबसूरत था कि उनके विरोधी भी चाहते थे कि अगर ये शासन में आ जाए तो कोई ऐतराज़ की बात नहीं है। लेकिन मोदी जी को लेके तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ा। हम कृपाल यादव आज पटना में हैं और वो भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसी खबर है। खैर, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जोधपुर से मूल सिंह राठौड़ साहब जुड़े हैं। जी मूल सिंह जी बताइए। हाँ साहब, मेरा कहना यह है कि अब इस टाइम के अंदर जो भी राजनीतिज्ञ है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बागी की तरह मौका परस्त हो रहे हैं जी। वो जितना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं और जी मूल सिंह जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल दोहराएंगे? हाँ सर।
वो क्या है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और वो जितना एक अपने आप को जनता के प्रति भी कोई जवाबदेह नहीं समझते, क्योंकि उनका खुद का तो कोई वजूद है नहीं। और जनता को जैसे इस बार बीजेपी से खड़े हो गए, अगली बार कांग्रेस से खड़े हो गए, और जनता के न तो वो काम करते हैं न कोई बात, वो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहते हैं। जी पंकज जी, मैं इस सवाल को लेकर आपके पास आना चाहूँगा, क्या जवाबदेही कम नहीं हो जाती? जो आदमी अपनी पार्टी का नहीं हुआ, जिस विचारधारा से जुड़ा रहा, जब वो वहाँ नहीं होता तो कैसे आप गारंटी लेते हैं कि वो बीजेपी अगर ज्वाइन करेगा तो पार्टी का रहेगा, जनता का रहेगा? नहीं देखिए, ये बिल्कुल मुद्दा, देखिए ये जो मुद्दा है, ये चुनाव जो है, ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जो मुद्दा चुनाव का है इस टाइम पे बहुत साफ सा मुद्दा है कि ये चुनाव राष्ट्र के लिए लड़ा जा रहा है। इसमें पार्टी बहुत महत्वपूर्ण इतनी नहीं जितना राष्ट्र महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी कहा कि पहला हमारा राष्ट्र होगा, फिर पार्टी होगी, फिर खुद का व्यक्तित्व होगा। आप अपनी बात में कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे। पहले आपने कहा कि जिसको पार्टी में नहीं सुना जाता, जिसको पार्टी में जगह नहीं मिलती, भाग दे रहा है। देखिए वो बाहर जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो जो बाहर जा रहा है उसका कारण है, ये उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है कि वो बाहर क्यों जा रहा है, ये उसकी व्यक्तिगत वाद है। इसमें मैंने ये बीजेपी का कांग्रेस का नहीं कहा। देखिए नहीं, वो बाहर जा रहा है उसकी, देखिए वो उसकी पर्सनल सोच है, लेकिन जो पार्टी की सोच है, जो सम्मिलित जो प्रयास है, जो पार्टी की सोच है, पार्टी की सोच है कि फर्स्ट राष्ट्र है, तो राष्ट्र की वो खुद व्यक्ति सोच रहा है नहीं सोच रहा है एक अलग चीज है, लेकिन पार्टी पूरी सम्मिलित जो निर्णय आ रहा है वो राष्ट्र की बात कर रहा है। बता रहे हैं मोदी वाले कैंपेन का जिक्र मत कीजिए, बता रहा हूं ना, मैं इसलिए बता रहा हूं, जो हमने जो किया ना अभी, जो ओम जी ने जो कहा कि भाई आपकी जो विचारधाराएं थी वो कहां गई, कैसे गई, तो देखिए राष्ट्र की जो आज की जो हालात है राष्ट्र की, आपने पिछले 2 साल से देखे होंगे कि क्या आर्थिक स्थिति की हालत क्या है, कि जो है 44 रुपए का डॉलर जो है 67 रुपए आ गया। देश के जो इकोनॉमिक हालात है उसके साथ साथ देश की जो सुरक्षा की हालात है वो कितने 5 साल में देखिए, आप एक मिनट मेरे को देखिए, एक बार मुझे बोलने दीजिए। देखिए टॉपिक बदल जाएगा, नहीं, मैं यही कह रहा हूं आपको, मैं यही कह रहा हूं कि कहां समझौता, जो समझौते की बात आई थी ना कि भाई कैसे लोग हो रहे हैं, तो देखिए पार्टी में कहीं ना कहीं जब राष्ट्र की बात आती है तो देखिए राष्ट्र के टाइम पे ये नहीं देखा जाता कि मेरी पार्टी की सोच क्या है। जब राष्ट्र की बात आती है तो हम लोग एक है, तब हम ये नहीं कहते कि राष्ट्र में हम पार्टी वाइज पहले अलग रहेंगे उसके बाद बात करेंगे, ये कभी नहीं सोचा जाता। राष्ट्र के बाद नहीं सोचा जाता कि राष्ट्र पहले है। और जब आज जो क्वेश्चन आई है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटूंगा और ये हम लोग में कौन कौन शामिल है इसका जिक्र करेंगे, इस पर बात करेंगे। फिलहाल बिग फाइट लाइव में वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए, कुछ ही देर में लौटते हैं। ये पार्टी पॉलिटिक्स होती है, अपने वोटों का प्रतिशत देखती है, चाहे बागी हो चाहे कोई भी हो, इनको अपने वोट प्रतिशत देखने के लिए इनको वापस पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ाती है। उनको जनता से तो कोई सरोकार है नहीं, जब वो अपनी पार्टी के ही सगे नहीं होते हैं तो जनता के तो होंगे नहीं। उनको तो केवल ये चाहिए कि उनका कैसे हिट जो है ना, वो कैसे उनका हिट साध ले और कैसे उनको बेनिफिट मिले। कोई मोरल नहीं होता ऐसे लोगों का, सिर्फ और सिर्फ अपना भ्रष्टाचारी करके धन कमाना रहता है, किसी भी तरह से पब्लिक को उल्लू बनाना उनका उद्देश्य रहता है। ऐसे लोगों को पब्लिक को चाहिए कि किसी भी तरह के, बाकी लोगों को तो ये जो मौका परस्त जो लोग हैं ना, इनको तो कतई स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। लोग तेरे घर पर दीवाना आया, तेरे घर पर दीवाना।